हेलो ट्रेडर्स। सुरक्षा डायग्नोस्टिक लिमिटेड का आईपीओ आ चुका है। अभी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, कुछ आईपीओ की डिटेल्स जानेंगे, कंपनी के फंडामेंटल्स की डिटेल्स जानेंगे, साथ ही साथ कंपनी के पैसे क्यों उठा रही है, कितने पैसे उठा रही है वो भी जानेंगे, और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि कंपनी कौन से बिजनेस में ऑपरेट कर रही है और क्या हम लोग को इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। टेक्निकली मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है, मैं खुद का पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, बाकी आप अपना खुद का एनालिसिस आप खुद ही करना। ठीक है, तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स, और इस वीडियो में हम लोग सुरक्षा डायग्नोस्टिक लिमिटेड का आईपीओ का एनालिसिस करेंगे। बाय द वे, जो भी इस चैनल पे नए यूज़र है, जिन लोगों ने भी अभी आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो हमारे चैनल का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट कर दो, और अपने दोस्तों को और फैमिली मेम्बर्स को शेयर भी कर दो। तो अभी सबसे पहले हम लोग इधर कंपनी का एनालिसिस कर लेते हैं। अभी कंपनी का एनालिसिस करने के लिए पहले हम लोग इधर देख लेते हैं कि भाई आईपीओ की डेट्स क्या आ रही है और कैसे जो भी है हम लोग को क्या दिख रहा है कंपनी के बारे में। ठीक है, तो पहले तो कंपनी का नाम हम लोग को ऑलरेडी पता है, सुरक्षा डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड है। ठीक है, अगर हम लोग अभी आईपीओ की डेट्स की बात करेंगे, मैं एक मिनट यहाँ पर चले जाता हूँ, आईपीओ की डेट्स बता देता हूँ आप लोगों को। हम्म, अगर हम लोग यहाँ पर नीचे जाके देखेंगे, तो आईपीओ की डेट्स अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे और आईपीओ के बारे में अगर हम लोग और कुछ जानेंगे, तो आईपीओ ओपन होगा फ्राइडे 29 नवंबर को। पहले तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, फ्राइडे 29 नवंबर को आईपीओ ओपन होगा और चलेगा 3 तारीख तक। अलॉटमेंट होगी 4 तारीख को, 5 तारीख को फंड रिफंड हो जाएंगे, और जिन जिन लोग को अलॉटमेंट हुई है 5 तारीख के दिन ही वो लोग के डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, और जो लिस्टिंग है वो 6 तारीख को होगी। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज पर। अभी अगर कुछ और डिटेल्स हम लोग जानेंगे इसके आईपीओ के बारे में, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ पहले तो। अगर हम लोग और डिटेल्स कुछ जानेंगे तो दो दो रुपये पर पर रुपीज़ के पर शेयर के प्राइस पर आ रहा है, यानी कि ऑलरेडी ये स्प्लिट हो चुका है। प्राइस बैंड की बात करेंगे तो 420 टू 441 का प्राइस बैंड है। तो अगर हम लोग को अप्लाई करना है तो 441 पर ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, 440.90 पे अप्लाई नहीं करना है, 441.10 पे अप्लाई नहीं करना है, इस बात का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगर टोटल इशू साइज की बात करेंगे तो जो जित जित मतलब कितने पैसे कंपनी मांग रही है, तो कुछ 846 करोड़, लगभग 850 करोड़ रुपए कंपनी को चाहिए। अब ये जो पूरा का पूरा पैसा, ये पूरा का पूरा पैसा जा रहा है ऑफर फॉर सेल में, यानी कि जितने भी पुराने इन्वेस्टर्स है, ये वो लोग की जेब में जाएगा। कंपनी के पास ये 1 रुपया भी जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी के पास 1 रुपया भी नहीं जाएगा। जितना भी पुराना जो प्रमोटर्स है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, ये वो लोग की जेब में जाएगा। तो ये कहीं ना कि एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लग रहा है। ठीक है, डेफिनेटली हम लोग कंपनी के बारे में और भी जानेंगे और समझेंगे कि क्या भाई, मतलब ये इसके बावजूद भी क्या हम लोग को इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी अगर हम लोग कुछ और डिटेल्स अगर हम लोग यहाँ पर जान लेंगे, तो देखेंगे कि क्यूआईबी को 50% का कोटा मिल रहा है, रिटेल्स को 35% और एचएनआई को 15% का। ठीक है, अभी अगर रिटेल का अगर आपको एक लॉट लेना है तो आपको 14,994 रुपीज़, यानी कि 15,000 से 6 रुपये कम देने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में आप मैक्सिमम 13 लॉट ले सकते हो, एक लॉट से 13 लॉट तक, जिसके अंदर आपके जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड होगा वो 2 लाख से कम होगा। जैसे ही आपका अमाउंट 2 लाख से ऊपर हो जाएगा और 10 लाख तक पहुंच जाएगा, तो आप एचएनआई कैटेगरी में ऑटोमेटिकली आ जाओगे। एचएनआई कैटेगरी के लिए आपको कोई भी सर्टिफिकेट देना नहीं पड़ता है। रिटेल और एचएनआई कैटेगरी में सिर्फ सिंपल सा एक ही ये होता है कि क्या बोलते हैं, कोई भी सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, और आप जब भी जैसे ही स्टॉक लिस्ट हो जाता है वैसे ही आप ये स्टॉक बेच सकते हो। ठीक है, कोई भी लॉक इन पीरियड ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ एच एन आई उन लोगों को कंसिडर किया जाता है जिन लोग ने 2 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, अभी अगर हम लोग प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करेंगे, तो जो प्रमोटर्स कंपनी के कौन कौन है, डॉक्टर सोमनाथ चैटर्जी है, रितु मित्तल है और सतीश कुमार वर्मा है। ठीक है, अभी टोटल होल्डिंग्स, ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से अगर 61% का ही सिर्फ प्रमोटर के पास होल्डिंग पड़ी है प्री आईपीओ। पोस्ट आईपीओ ये उससे भी नीचे हो जाएगी, तो इस बात का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग कुछ और डिटेल्स जान लेते हैं, कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि भाई कंपनी किस बिजनेस में काम कर रही है, क्या क्या कंपनी का इन्फॉर्मेशन है, हम लोग वो सब कुछ जान लेंगे। ठीक है, तो इधर लिखा है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2005 में, यानी कि लगभग 19-20 साल पुरानी कंपनी है। अभी कंपनी क्या क्या करती है, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी और मेडिकल कंसल्टेंसी सर्विस का काम करती है। कंपनी हैज़ अ सेंट्रल रेफरेंस लेबोरेटरी विद 8 सैटेलाइट लेबोरेटरीज,
215 customer touch points including 49 diagnostic centers and 166 sample collection centers as of जून 30 2024। लेकिन कहाँ काम करती है? वेस्ट बंगाल में है, बिहार में है, आसाम और मेघालय में। तो ये एक छोटे से रीजन में ही काम करती है। इतना ज़्यादा कुछ ये लोग का डाइवर्सिफाइड रीजन ज़्यादा नहीं है। छोटे 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 एरियाज़ में, छोटे छोटे जगहों पर ये लोग काम कर रहे हैं फ़िलहाल तक के लिए। बड़ी मेट्रो सिटीज़ पर अभी तक नहीं गए हैं। ये लोग को अगर एक्सपांड करना है तो कल को ये लोग को मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता, ये सब जगह लोग को टैकल करना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल ऑब्वियसली है, बट वो ही एक बड़ी सिटी। वेस्ट बंगाल में भी अभी कोलकाता में ये लोग टैकल कर रहे हैं या कोलकाता में लोग ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो इधर क्लियरली लिखा हुआ नहीं है फिलहाल के लिए। ठीक है। कंपनी ऑफर्स इट्स कस्टमर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मेडिकल कंसल्टेशन सर्विसेज अंडर वन रूफ वाया 44 डायग्नोस्टिक सेंटर्स एंड विच हाउस 120 पॉलीक्लिनिक्स विथ मोर देन 750 डॉक्टर्स। ठीक है। तो डायग्नोस्टिक सेंटर्स लोग के 44 है, यानी कि जिधर आप जाके कंसल्ट कर सकते हो। और पॉलीक्लिनिक्स क्या होता है ना कि मान लो एक हॉस्पिटल है, ठीक है, एक हॉस्पिटल है जिन लोग के पास मल्टीपल क्लिनिक्स है, जिन लोग का टाइप मल्टीपल क्लिनिक के साथ है, तो ये जो भी क्लिनिक्स हो गए ना, ये लोग को पॉलीक्लिनिक्स बोला जाता है। ठीक है। और ये लोग का 750 डॉक्टर्स है के बाद अंडर कॉन्ट्रैक्ट में या अंडर एम्प्लॉयड। तो वो काफ़ी एक अच्छा नंबर है, क्योंकि ऑब्वियसली जितने ज़्यादा डॉक्टर होंगे उतने ज़्यादा पेशेंट लोग को केटर कर पाओगे। या तो ऐसा ना हो कि आपके पास सिर्फ 10 डॉक्टर है और आपके पास 100 पेशेंट है, तो एक डॉक्टर के पास 10 पेशेंट आ रहा है तो और वो टाइम पे वो लोग को असिस्ट या हेल्प नहीं कर पा रहे, और इसके लिए पेशेंट वो लोग के पास नहीं आएंगे। तो फिलहाल नंबर तो ठीक ठाक से एक नज़र आता हुआ दिख रहा है। द ऑपरेशन ऑफ द डायग्नोस्टिक सेंटर is supported by the technology platform and system that company uses to streamline such as laboratory information management system। ठीक है, जो लैब को मैनेज करने के लिए रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम, पिक्चर आर्काइव कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इट्स एंटरप्राइजेस रिसोर्सेज प्लानिंग सिस्टम। तो ये लोग के कुछ टूल्स है। ठीक है। अगर सच बोलो तो मुझे इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है ये लोग के मतलब ये टूल्स के बारे में। अगर जो भी कोई मेडिकल फील्ड से अगर ये वीडियो देख रहा है तो आप कमेंट करके बता देना, ताकि मुझे भी और जो दूसरे लोग भी ये वीडियो देखेंगे वो लोग को भी समझने में काफ़ी ज़्यादा एक आसानी हो जाएगी। ठीक है। अभी अगर हम लोग कुछ और डिटेल्स की अगर बात करेंगे तो कंपनी ऑफर्स वैक्सीनेशन सर्विस एंड कस्टमाइज टेस्टिंग पैकेजेस फॉर डिजीजेस प्रिडिक्शन अर्ली डिटेक्शन। कंपनी यूजेस डिजिटल पैथोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू जनरेट blood test. All radiology reporting is done through a digital platform that allow cases to be reported from all diagnostic centers, significantly reducing turnaround time। ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। इसका क्या मतलब है? मोटा मोटा मतलब ये है कि मान लो कि अभी मैं मुंबई में हूँ, ठीक है, मैंने मुंबई की एक लैब से मैंने एक लैब से मैंने टेस्ट कर लिया। ठीक है। अभी मुझे वापस उस लैब में नहीं जाना है वो रिज़ल्ट लेने के लिए। ठीक है। मुझे वो लोग क्या करेंगे, वो लोग मेरा मान लो व्हाट्सएप नंबर ले लेंगे। ठीक है। व्हाट्सएप पे या ईमेल पे वो लोग मुझे रिपोर्ट्स भेज देंगे कि भाई आपके रिपोर्ट आ गई और आप जाके इधर कर लो। तो इससे ना टर्न अराउंड टाइम इजी हो जाता है कि फटफट जल्दी से जल्दी रिपोर्ट आ जाती है, क्योंकि लैब भी जो अपने टेस्टिंग सेंटर्स पे जो लोग डेटा भेजेंगे, फिर उसका टेस्टिंग सेंटर से लैब को वो रिपोर्ट भेजेगा, फिर लैब वाले जो क्या कहते हैं कस्टमर को बताएंगे, फिर कस्टमर आके लेके जाएगा। तो इतने में क्या होता है कि लैब वाले से या टेस्टिंग सेंटर से डायरेक्टली वो लैब के पास आएगा। ठीक है। टेस्टिंग सेंटर से डायरेक्टली लैब के पास आएगा। ठीक है। और लैब सीधा सीधा कस्टमर को उसके डिजिटली उसको कॉपी भेज देगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक मूवमेंट है। और ये सिर्फ यही कंपनी नहीं, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो लोग ये सेम चीज़ वो लोग फॉलो कर रहे हैं, और आगे चल के भी यही होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म को ही ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इंडस्ट्री है वो एक्वायर करेगी, एज इन अडॉप्ट करेगी। ठीक है। अभी कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की? अगर कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो वेल पोजिशन डायग्नोस्टिक चेन to capture the large growth opportunities for organized diagnostic chains in fragmented market for diagnostic services in eastern and northeastern India। ठीक है। integrated diagnostic provider offering pathology and radiology testing and medical consultancy services from a single source, well invested and technological advances, clinical infrastructure, commitment to quality driven high quality consumer business share and customer retention, management team and relevant industrial experience। तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई ये लोग ने काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में ये लोग ने इन्वेस्ट करा है। ये लोग की कंसल्टेंसी फर्म के हिसाब से जो पैथोलॉजी रेडियोलॉजी टेस्टिंग होती है वो सब एक ही जगह से वो लोग मतलब सिंगल सोर्स से वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड है, यानी कि ये लोग का डेटा एक ही जगह पे मौजूद है और उसके बाद ही वो लोग एक ही जगह से सब जगह वो लोग डेटा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये लोग ऑब्वियसली ये लोग लार्ज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, जो भी फ्रेगमेंटेड एरिया है, यानी कि जिधर ज़्यादा बड़े प्लेयर्स अभी तक आए नहीं हैं, और छोटे छोटे जिधर जो भी जगह है, इसके लिए हम लोग ने ऊपर देखा था बिहार, आसाम, मेघालय और वेस्ट बंगाल में कंपनी फ़िलहाल ऑपरेट कर रही है। यानी कि ये लोग उस जगह पे टैप इन कर रहे हैं जहाँ पर फ़िलहाल अभी इतना ज़्यादा बड़े प्लेयर्स लोग ने एक्सप्लोर नहीं किया है। तो
कहीं ना कहीं ये लोग का जो मार्केट एरिया है, जिसको हम लोग टैम बोलते हैं, ठीक है। टैम ये छोटा है बट इफेक्टिव टैम है। टैम का होता है, टैम का मतलब होता है टोटल एड्रेसेबल मार्केट, ठीक है। टोटल एड्रेसेबल मार्केट, ये आपने शार्क टैंक पे भी सुना होगा काफ़ी बारी। तो इसका यही मतलब होता है टोटल एड्रेसेबल मार्केट, कि भाई जो जो आपकी ऑडियंस है, जो आपके ग्राहक है, वो कितने बड़े हैं और कितना वो लोग का इफेक्टिवनेस है। अभी इधर ग्राहक के लोग का जो सैम्पल साइज है वो छोटा है, बट अगर वहाँ पर कोई दूसरे कोई ऑपरेटर या प्रोवाइडर्स नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस ये आपको ही मिल सकता है। इसका ये अच्छी बात है, ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर बात करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये फुल ईयर है, ये फुल ईयर है, ये फुल ईयर है, और इधर सिर्फ एक ही क्वार्टर दिया है, तो इसको हम लोग को इंटू 4 में मल्टीप्लाई करके हम लोग को देखना पड़ेगा। एसेट्स की अगर बात करेंगे तो पहले 275 करोड़ के एसेट थे, 276 करोड़ पकड़ लीजिए। वो 5 करोड़ के एसेट्स बढ़ा दिए, 281 हो गए, अच्छा है, ठीक है। फिर 300 करोड़ हो गया, 19 करोड़ के और एसेट्स बढ़ गए, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अभी इधर से इधर एक क्वार्टर में ही 15 करोड़ के और एसेट्स बढ़ गए, तो एसेट्स में तो अच्छा खासा ग्रोथ है। रेवेन्यू की बात करेंगे तो 2022 में 225 करोड़, वो रेवेन्यू घटकर हो गया 193 करोड़ का, फिर 222 करोड़। अभी इधर 61 करोड़ का एक ही क्वार्टर में है, बट इसको अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 245 करोड़ के आसपास का हम लोग को रेवेन्यू बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी 225 करोड़ की सेल पे 220 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, फिर उसके बाद 193 पे 6 करोड़ का प्रॉफिट, 222 करोड़ के ऊपर 23 करोड़ का प्रॉफिट, और इधर 245 करोड़ के आसपास पे 30 करोड़ का प्रॉफिट हम लोग को यहाँ पर नज़र आता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं 12-13% के आसपास का मार्जिन इन लोग के ऊपर दिख रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा मार्जिन है। अभी अगर हम लोग रिजर्व्स की बात करेंगे तो 137 करोड़ के रिजर्व्स थे, वो बढ़कर 147 करोड़ के हो गए, नॉट बैड। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो 170 करोड़ के वापस क्या कहते हैं रिजर्व्स बढ़ गए, यानी कि मोटा मोटा 18-20% का ये लोग ने जो रिजर्व्स है वो बढ़ा लिए। और रिजर्व्स एंड और वापस अगर एक क्वार्टर में देखेंगे तो 6 करोड़ के आसपास ये लोग ने और रिजर्व्स बढ़ा है ये एक क्वार्टर में। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो और 18-20 करोड़ के लोग रिजर्व्स बढ़ा सकते हैं, तो ईयर एंड होने के आसपास तक ये 200 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स हो जाएंगे। सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी कि अगर आप देखोगे बोरोइंग्स यानी कि कर्जा, 19 करोड़ का पहले कर्जा था 2022 में, 5 करोड़ लोग ने घटा दिया 2023 में, फिर 5-5.5 करोड़ ये लोग ने घटा दिया 2024 में, और एक क्वार्टर में ही ये लोग ने कुछ एक सवा करोड़ और ये लोग ने कम कर दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा नंबर है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, मतलब कहीं ना इधर बीच में कम हुआ, बट अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, बट फिर भी बढ़ रहा है, ठीक है। प्रॉफिट अच्छा है, ठीक है। रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं और बोरिंग्स घटती जा रही है, जो कि आइडली होना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये ठीक ठाक मुझे एक लग रहा है। अभी अगर हम लोग कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करेंगे या जो भी इंडिकेटर्स की बात करेंगे, कि कुछ रेशियोज़ की बात करेंगे, आर ओ ई 14% का है, काफ़ी अच्छा है। आर ओ सी ई 21.46 का है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो आइडली हमेशा 0.7 0.8 के नीचे रहना चाहिए, तो ये 0.2 का है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली ज़्यादा हाई है। प्राइस टू बुक वैल्यू मेरे हिसाब से 5 to 7% के आसपास रहता, या 5 to 7 टाइम्स रहता, तो एक आइडियल होता। फिलहाल ये 13 टाइम्स है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा नहीं एक्चुअली डबल ज़्यादा लग रहा है मुझे। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर हम लोग पैट मार्जिन की बात करेंगे तो 10.5% के पैट मार्जिन पर ये लोग खेल रहे हैं, ठीक है। अर्निंग्स पर शेयर प्री आई पी ओ 4.5 रुपये के आसपास है, और पीई की बात करेंगे तो 99.31 का है। डेफिनेटली पीई के हिसाब से कंपनी ओवर वैल्यूड लग रही है, प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से भी कंपनी कहीं ना कहीं थोड़ी सी ओवर वैल्यूड तो लग रही है। अभी इधर सबसे बड़ी बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या कंपनी का, पैसा क्यों उठा रही है। अभी इधर हम लोग ने ऊपर ऑलरेडी देखा था कि भाई कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड्स from the offer for sale and all proceeds will go to the selling shareholders, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मुझे नेगेटिव पॉइंट लग रहा है, ठीक है। अगर मुझे मैं वैल्यूएशन भी छोड़ दूँ, क्योंकि वैल्यूएशन तो मतलब एक है ही, मतलब लेकिन जब स्टॉक जब लिस्ट हो जाता है तो उसके बाद करेक्शन आके फिर उसके बाद एक मार्केट उसका एक फेयर वैल्यू दे देगा, ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा हाई है, वो एक मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा, और डेफिनेटली पूरा का पूरा पैसा कंपनी के जो भी शेयर होल्डर जो अपना माल बेच रहे हैं वो लोग के पास जा रहा है। और तीसरी मुझे बुरी बात क्या लग रही है मालूम है क्या, कि ऑलरेडी कंपनी का जो ये है क्या बोलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वो बहुत ही ज़्यादा कम है, 61% का है, और पोस्ट आईपीओ इधर दिया भी नहीं कि पोस्ट आईपीओ कितना होगा, ठीक है। तीसरी मुझे बुरी बात ये लगी, मतलब अगेन एक कंपनी का स्ट्रैटेजी होगा कि ये लोग को एक ही रीजन में फ़िलहाल काम करना है, बट अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसा कि हम लोग ने ऑलरेडी इधर डिस्कस करा था, कि यहाँ पर कंपनी सिर्फ ये 3-4 रीजन में ही काम कर रही
रही है। ठीक है, वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, मेघालय, ये सब जगह ही काम करे। अगर कल को इधर कुछ भी दुर्घटना होती है, ठीक है, कल को कोई भी क्लाइमेटिक चेंज आ जाता है, ठीक है, कुछ भी सिचुएशन आ जाती, तो कंपनी का बहुत ही ज़्यादा एक कॉन्सेंट्रेटेड रीजन है, तो वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो जाएगा कंपनी को। अभी ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो 4 रीजन में ही काम करेगी ना, मान लो दिल्ली में काम कर रही है जो कि नॉर्थ में है, फिर केरला में है, ठीक है, साउथ हो गया, मुंबई में है, ठीक है, और उसके बाद वेस्ट बंगाल में है। अभी ऐसे में क्या होता है ना, कि अगर केरला या साउथ साइड अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी ना, तो इधर के मुझे तीनों जगह पे मुझे तकलीफ नहीं देगा, या अगर नॉर्थ में मुझे तकलीफ आएंगी तो दिल्ली और वेस्ट बंगाल का एक बार बिजनेस इम्पैक्ट हो सकता है, बट मेरा मुंबई और केरला का बिजनेस इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये चीज़ का थोड़ा सा है ना एक फ़र्क पड़ जाता है। डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी को अलग अलग जगह पे जाके करना चाहिए, बट फिलहाल जो सैम्पल साइज़ है और जो इंडस्ट्री का साइज़ है वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक इतना ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है कि भाई मुझे इसके अंदर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए या इतना ज़्यादा सोचना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं अवॉइड करूंगा कि भाई ये आईपीओ में कैसा क्या है। आईपीओ एक बार आ जाने दो, कंपनी को लिस्ट हो जाने दो, फिर उसके बाद एक दो क्वार्टर जाने के बाद कंपनी की परफॉर्मेंस देखने के बाद फिर मुझे समझेगा कि हाँ भाई क्या ये कंपनी आगे चल के ग्रो कर सकती है। क्योंकि देखो मेरा आईपीओ का इन्वेस्ट करने का एक ही फंडा है, अगर वो कंपनी अच्छी है, ठीक है, अगर मुझे इसके फाइनेंशियल्स अच्छे लग रहे हैं तो फिर मैं उसको इन्वेस्ट कर लूँगा। ठीक है, मैं हमेशा आईपीओ में उस हिसाब से इन्वेस्ट करता हूँ कि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए सोचूं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए सोचो। लिस्टिंग गेंस के हिसाब से ना, लिस्टिंग गेंस के हिसाब से आपको काफ़ी सारी कंपनीज मिल जाएगी। ठीक है, हो सकता है इसके अंदर भी लिस्टिंग गेंस आप मिल जाएंगे आपको, लेकिन लिस्टिंग गेंस ज़रूरी नहीं ना कि मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म वाला ऐसा सिचुएशन है कि मान लो कि अभी जिस दिन आईपीओ लिस्ट होता है उस दिन भले से मुझे लॉस मिलेगा, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे 2 3 4 महीने या 2 3 4 क्वार्टर चले जाएंगे वैसे वैसे मुझे उसका रिवॉर्ड भी मिलने चालू हो जाएगा। तो इसलिए मैं हमेशा वैसी कंपनी ढूंढता हूँ खुद को इन्वेस्ट करने के लिए, चाहे वो आईपीओ के थ्रू हो, चाहे मैं नॉर्मली इसको फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू करूँगा। तो मैं हमेशा ऐसी कंपनी ढूंढता हूँ जिसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकूँ और मुझे वो डर डर नहीं रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल मुझे इसके अंदर इतना ज़्यादा अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, बट आगे चल के डेफिनेटली 2 3 क्वार्टर बाद हम लोग इसको डिस्कस कर सकता हूँ मैं, और समझ सकता हूँ कि भाई क्या ये मुझे उतना कन्विक्शन दे रहा है कि मैं इन्वेस्ट करूँ या नहीं करूँ। आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको ये कंपनी कैसी लग रही है, इन्वेस्टेबल लग रही है या नहीं लग रही है, क्या है आप ये आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो या नहीं करने वाले हो। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, और नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दो, और अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।